बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। आपको अगर लग रहा है कि हमारा पहला ही एपिसोड जैसा कुछ है तो सही लग रहा है। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक्सप्रेसो ट्यून इन किए हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं विद वंस अगेन अ फ्रेश मॉर्निंग। दिस इज अमला हसन, दिस इज इमरान हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पहली एपिसोड वाली बात नहीं, हमने बाद में भी बहुत सारी एपिसोड जान खड़े किए, बहुत ही पुराने। ड्रामा भी किसी चीज का नाम होता है। अच्छा ठीक है, सॉरी। इस उम्मीद के साथ कि इन्होंने ऐसे किया था ड्रामे में ना, जैसे अच्छा जी, सुबह का आगाज हो चुका हुआ है और बहुत सारे लोग अपनी सुबह का आगाज कैसे करते हैं? वैसे बहुत सारे लोग चाय कॉफी के साथ, किसी से लड़के, किसी से बात सुन के, बहुत सारे लोगों का बहुत सारे तरीकों से। और बहुत सारे लोग जब सुबह सुबह उठते हैं तो अपनी गाड़ी के शीशे साफ करके करते हैं, बिकॉज धुंध का राज है। और बहुत ज्यादा धुंध है। मुझे नहीं पता कि धुंध का भी कोई इंडेक्स होता है या नहीं होता, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इतना मुझे पता है कि विजिबिलिटी जो है ना वो काफी हद तक कम है। और जितना मैदानी इलाके में जाते जाते हैं, अब ये बात हम क्यों करें, अगर आपने आज के दिन कोई लॉन्ग ट्रैवल प्लान किया हुआ है, कल सैटरडे या कल का किया हुआ है, तो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज सड़क पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा और कुछ भी हो सकता है। कल फ्राइडे है, वही ना, मतलब वीकेंड है। सैटरडे बोला मैंने, चलो इट्स ओके, 24 घंटों का ही फर्क है। अच्छा चले जनाब, ऑब्वियसली। और कल भी फॉग की वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स ऑपरेशन कैंसिल हुए थे, मोटरवे बंद हुई थी, तो बहुत सारे मसाइल ऐसे रहे हैं। आज भी सुबह सुबह फॉग काफ़ी ज़्यादा थी। होपफुली जैसे जैसे दिन आगे जाएगा फॉग की इंटेंसिटी तो कम होगी, लेकिन बी सेफ एवरीवन। उसके साथ साथ कोविड के हवाले से हम ज़रूर बात करते हैं। रोज़ ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े पाकिस्तान भर में। स्पेसिफिकली अगर हम कराची की बात करें तो रेशो 20% तक पहुँच गई है, एंड इट्स वेरी अलार्मिंग। दो कि बार बार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बट स्टिल इट्स ये वेरिएंट है कोविड का, इसमें आपको नुकसान या फायदा नहीं देखना, बल्कि अपने आप को खुद को बचाना है बेसिकली। सो आपने एहतियात करना। तो इसके अलावा मरी के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि मरी का बहुत से लोग बायकॉट कर चुके हैं, लोग मरी नहीं जा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो मरी के अंजुमन ताजरान है, उन्होंने ये कहा कि हमारे चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, इसका कोई हल निकाला जाए। अब एक जानिब जब उस सूरत हाल को हम देखते हैं तो दुख होता है कि लोगों के चूल्हे ठंडे नहीं होने चाहिए, लेकिन इससे पहले अगर आप बिहेवियर देखते हैं मरी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ होटल मालिकान का, जो उन्होंने लोगों के साथ किया, तो बड़ा दुख भी होता है। देयर शुड बी सम रेगुलेशंस, कुछ रूल्स होने चाहिए और उसके मुताबिक जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए। दैट इज द बेस्ट थिंग यू नो वन कैन हैव। तो इस सारी सूरत हाल पे हमने बात करनी है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो गर्मा गर्म रहती ही है, और इस ठंडे मौसम में गर्म पॉलिटिक्स विद लॉट टू शो। आज के शो के अंदर हम कोशिश करेंगे आपका दिन अच्छा करने की। शुरू करें, आपको बताते हैं। बिल्कुल, मेरी तो इजाजत ही रहती है। हेडलाइंस पे बात है आपको। ज़िमनी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमती तैयारी। वजीर आजम ने कौमी असम्बली इजलास से पहले PTI और इत्तेहादियों का पार्लिमानी इजलास तलब कर लिया। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। PDM ने तहरीक अदम एतमाद समेत तमाम आईनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया। हुकूमती कोशिशें रायगा। सिंध बल्दियाती निजाम पर एहतजाज जोर पकड़ गया। जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना कराची शहर में फैलाने का ऐलान। उस्मान मिर्जा और मोटरवे रेप केस पर वजीर आजम का बड़ा फैसला। हुकूमत ने दरिंदा सिफ्त मुल्जिमान को सख्त सजाएं दिलवाने का ऐलान कर दिया। PNCA में जापानी डॉल्स आर्ट के फनपारों की नुमाइश का अहवाल बताएंगी सना हुमायूं सेगमेंट फ्लैग्स में। चीन का मसनूई सूरज हकीकत क्या है और चीन से पहले कौन से ममालिक ये काम कर चुके हैं, जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। और उभरती हुई गुलकारा फरिया नवाज बनेंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी है। आपको पता है कि आज फ्लैग्स का सेगमेंट भी है और दीगर बातें भी होंगी, लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। हुकूमत ऑपोजिशन हुकूमत सियासी कशीदगी अरूज पर है। ये रोजाना हम आपको बताते हैं, जब तक सेटल नहीं होगी बताते रहेंगे। अपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पिछले 3 साल से मंसूबे बना रही हैं, लेकिन अभी ये कोई बड़ी मुश्किल खड़ी नहीं कर पाई हैं और लगता है कि बज़ाहिर कुछ ऐसा होने भी नहीं वाला। आज अपोजिशन की जो भी मुश्किलात और परेशानियां हैं, ऐसा लगता है कि उसकी अपनी ही पैदा की हुई हैं। और अब जैसे हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो रही है, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, जो अपोजिशन जमातें हैं
उन्होंने हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन महाज खड़ा करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता रोज़ की डेवलपमेंट के बारे में आपको बताएं तो जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हैं और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान हैं, उनके दरमियान एक बड़ी अहम मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, जिसमें तहरीक अदम एतमाद, ज़िमनी बजट और लॉन्ग मार्च समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मीडिया से भी गुफ्तगू की और शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से बताया कि PDM जो है वो तहरीक अदम एतमाद पर इस वक्त भरपूर तरीके से गौर कर रही है और इस हवाले से जो 25 जनवरी की तारीख है उसमें एक सरबराही इजलास होगा और इसमें हतमी फैसला किया जाएगा कि आइंदा की हिकमत अमली क्या होनी है। लेकिन अरबला हसन, इस्तीफे डिस्कस होना बंद हो गए हैं, इस्तीफे डिस्कस होना बंद हो गए और साथ साथ उन्होंने वाज़ेह किया कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत के खिलाफ तमाम आईनी और कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल किए जाएं। जबकि मौलाना फजल रहमान ने दावा किया है कि 23 मार्च को जो महंगाई का मार्च है वो हुकूमत के खिलाफ एक इनकलाबी कदम होगा। पीपल्स पार्टी भी अपनी हिकमत अमली पर काम करी और 21 जनवरी से मार्च किया जाएगा, जबकि 27 फरवरी को इस्लामाबाद ट्रैक्टर मार्च होगा और जबकि 27 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत से हिसाब लेने का भी ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी भी पार्लियामेंट के फोरम पर तहरीक अदम एतमाद के जरिए इन हाउस तब्दीली की हिमायत तो कर रही है, जिसका इजहार उन्होंने गुज़िश्ता दिनों साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी कर चुके हैं। अपोजिशन की जानिब से पहले भी इस तरह की कोशिश की गई है, ताहम उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा है। अपोजिशन जमातों की जानिब से हमेशा हुकूमत के खिलाफ बड़े बड़े बयान तो दिए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर अभी तक कोई बड़ी एक्टिविटी हमें देखने में नहीं आ रही। ऑपोजिशन की आपकी सूरत हाल सबके सामने कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद ऑपोजिशन जो है वो फेस सेविंग चाहती है और हुकूमत के 5 साल भी पूरे कराने की कोशिश कर रही है, ताहम आइंदा जनरल इलेक्शन में कोई बड़ी कामयाबी हाथ लग जाए, इसी सारी सूरत हाल पर आज हमने बात भी की। बिल्कुल, ये सिर्फ वैसे ओपोजिशन की तरफ से नहीं, हुकूमत ने भी तो नवाज साहब को बाहर जाने दिया था, वैसे तो ना आप गए। खैर, हमारे साथ आज आदिल शाहजेब साहब मौजूद हैं, सीनियर साफी, तज्जियाकार और एंकर पर्सन है। आप इनके तज्जिए और प्रोग्राम तो देखते ही रहते हैं। आज हमने इनको मधु किया। थैंक यू वेरी मच आदिल फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। आई होप यू कैन हैव अ गुड डे। आपको हमारी तरफ से दिन के लिए बेस्ट विशेस भी हैं और टॉपिक वही है जो हम रोजाना देखते हैं, सुनते हैं, वही चपकलिश बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। सबसे पहले तो जो हालात इस वक्त बन गए हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि ओवरऑल एक तज्जिया हमारे सामने आदिल रख दें, आप इसको कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को और किस जानिब जाता देख रहे हैं दोनों अतराफ से, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पिछले 3.5 सालों में आपने दुरुस्त फरमाया कि हुकूमत जो है उसकी गवर्नेंस पर बड़े सीरियस सवालात उठे, परफॉर्मेंस पर सीरियस सवालात उठे, लेकिन साथ साथ में ओपोजिशन ने भी हकीकी ओपोजिशन का उस तरह से किरदार अदा नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है, तो ये बड़ी संजीदगी की तरफ जो अदम एतमाद वाली एफर्ट है ये हम बढ़ते हुए देख रहे हैं और हुकूमत को भी मेरे ख्याल में साथ में हमें ये ज़हन में रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद मंजूर नहीं हुई, चाहे वो बीबी के खिलाफ थी या उससे पहले जो तहरीक आई है। जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए होते हैं वो उसी तरह होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी नवाज शरीफ साहब ने और उस वक्त की IJI ने बड़ी जोरों शोर से अदम एतमाद की तहरीक लाई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन वो हुकूमत को इतना कमजोर कर गई थी कि हुकूमत खुद ब खुद आगे जाके खत्म हो गई थी। तो ये उस तरह की सूरत हाल बनते हुए हम देख रहे हैं और इसमें देखिए सबसे अहम हमें ज़हन में ये रखना होगा कि अगर आप 2-3 महीने पीछे चले जाएं तो यही ओपोजिशन जो बार बार पीपल्स पार्टी कह रही थी, PDM उसकी वजह से टूटी कि जनाब पीपल्स पार्टी कह रही थी अदम एतमाद लाएं और नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब ये कह रहे थे कि नहीं, हम अदम एतमाद नहीं लाएंगे, हमने इस्तीफे देने हैं। तो PDM टूट गई। क्या वजह है कि इस वक्त वही सारी जमातें जो है वो पीपल्स पार्टी की लाइन पर आ गई हैं। नवाज शरीफ साहब भी मान चुके, सिग्नल दे दिया है, फजल रहमान भी मान चुके हैं, उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया और पीपल्स पार्टी तो वैसे ही अदम एतमाद की पॉलिटिक्स की हामी रही है। तो ये बड़ा पॉइंट है कि इन तीनों जमातों का इस एक नुक्ते एजेंडे पे मुत्तफिक होना कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। अब इनको यकीन दहानी तो मिली होगी और यकीन दहानी वो ये इत्तेहादी कुछ ऐसे हैं, इत्तेहादी एक आध जमात ऐसी है जो हमारे साथ अदम एतमाद में साथ देने के लिए तैयार है और दूसरी जानिब 15 से 20 जो MNAs हैं और तकरीबन 14-15 का तो मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि वो नून लीग के साथ इन टच हैं। वो अगला इलेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर नहीं लड़ना चाहते और यही वो मौका है वो शायद वो स्विच कर जाएं। लेकिन इसमें एक बड़ा इफ है। इफ ये है कि क्या
तहरीके इंसाफ जो बार बार कहा जाता है कि उनको वो बेसाखियों पे खड़ी है और उनको सपोर्ट हासिल है, वो सपोर्ट क्या इंटैक्ट है या नहीं है? अगर वो सपोर्ट अभी तक इंटैक्ट है तो फिर तो ओपोजिशन के इस सारी एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है। लेकिन लगता है आदिल इंटैक्ट है वो सपोर्ट? हमें फिर जी हमें फिर इशारे ऐसे मिले हैं तो हमने देखा। वी मिस योर लास्ट पॉइंट, दोबारा से बोलिएगा। जी, मैं ये कह रहा हूं कि वो हमारे सामने जो इशारे अभी तक आए हैं केपी के लोकल बॉडीज में, मतलब वहां पे तरीके इंसाफ की पिछले 8 सालों से गवर्नमेंट है, वहां ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो कि 2013 और 18 में तरीके इंसाफ ने क्लीन स्वीप की है, पिशावर जैसे डिस्ट्रिक्ट है, वो वहां पर इंसाफ का हारना, उनकी अपनी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सारी जो है वो अपनी मर्जी से उन्होंने लगवाई, उसके बावजूद उनके इंतखाबात में जो उनको शिकस्त मिली, एक झटका मिला, बल्कि किसी गवर्नमेंट को करूंगी। ऑब्वियसली हम ज़िमनी बजट के हवाले से भी बात करें, ऑब्वियसली हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है बाज़ाहिर तौर पर। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जब आते हैं इस पर पॉइंट स्कोरिंग भी कर रही है और उसकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं कि ये रोका जाएगा। आज पॉसिबिलिटी है कि ये बजट मंजूर हो जाएगा और इसको रुकवाने के लिए नून लीग ने दीगर जमातों के साथ जो कह लें, आदिल आप सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं इसका दोबारा सुन पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा आदिल, मैं आपसे ये सवाल करी थी ज़िमनी बजट के हवाले से कि ज़िमनी बजट जो है हुकूमत के लिए ऑब्वियसली चैलेंज है और नून लीग ने कोशिश की है दीगर जमातों से, इत्तेहादियों से इसके हवाले से कंसर्न किया गया है कि इसको रोका जाए। आपको लगता है कि हुकूमत के लिए आज ज़िमनी बजट को मंजूर करवाना आसान होगा या जो अपोजिशन ने इस हवाले से एक लाएअमल बनाया है वो उसमें कामयाब होंगे? देखिए, ज़िमनी बजट का अगर कहा जाए तो बज़ाहिर लग रहा नहीं है कि हुकूमत को इसमें शिकस्त होगी, क्योंकि उसकी जो ओपोजिशन के सीनियर रहनुमा है, सबसे जो हमारी इवन ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन भी होती है, वो ये समझते हैं कि इस वक्त इस ज़िमनी जो फाइनेंस तरमीमी बिल है, अगर ये मंजूर नहीं होता तो ये एक केओटिक सिचुएशन मुल्क के लिए बन जाती है। वो कहते हैं कि ये अब कैश 22 सिचुएशन है अपोजिशन के लिए भी, वी आर स्टक बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। अगर ये मंजूर करवा लेते हैं फिर भी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी अवाम पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। अगर मंजूर नहीं होता तो जाहिर बात है IMF के साथ जो प्रोग्राम है उसमें खलल पड़ जाएगा और एक इकोनॉमी जो है हमारी, ऑलरेडी सेंटिमेंट वहां पे बड़ा कंफ्यूजन का चला जाएगा, रुपए आपका गिर जाएगा। तो मुझे लगता ये है कि इतना आसान तो नहीं होगा ये बजट पास करवाना, क्योंकि इत्तेहादी, कल आपने देखा कि कल MQM पाकिस्तान ने भी अपना 11 नुकाती एक जो एतराज है वो जमा करवा दिया हुकूमत के लिए, और वो भी कहते हैं कि अगर आपने इस पर अमल दरामद ना किया तो हम वोटिंग। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत बमुश्किल सही लेकिन ये मंजूर करवा लेगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तहरीक इंसाफ से ज्यादा उसके इत्तेहादी जमातों के लिए है, क्योंकि कल को जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो उनके खिलाफ ये इस्तेमाल होगा कि आपने जो कि अपोजिशन इसे अवाम दुश्मन मिनी बजट कहती है या फाइनेंस तरमीमी बिल है, जिसमें वो कहते हैं कि आपने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी IMF के हवाले कर दी है, ये सारे का सारा मलबा फिर इत्तेहादी जमातों पर भी गिरेगा। इसमें आदिल की क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है वो यही है कि एक जानिब जब इस ज़िमनी बजट की मुखालिफत कर रही है ओपोजिशन, तो वो इसको कौमी सलामती से जोड़ रही है। वो कह रहे हैं जी कौमी सलामती के ऊपर समझौता है, हमारे डिफेंस बजट्स क्यों एक अकाउंट्स के अंदर हों और वो क्यों शो किए जाएं इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, और फिर वो उसके अलावा जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं उनकी शहरियत के हवाले से भी शक जाहिर करते हैं, दो कि उन्होंने क्लियर किया है। तो अगर ये कौमी सिक्योरिटी से ही इस मामले को जोड़ा जा रहा है तो वो कुव्वतें जिनकी बकौल बहुत सारे हमारे तजियाकारों के कि सरपरस्ती हासिल है या उनका हाथ है हुकूमत के ऊपर, फिर वो क्यों सपोर्ट करेंगे और उसको कामयाब होने देंगे? ये एक मसला तो है, अगर नेशनल सिक्योरिटी की ही हम इसको समझ ले एज अपोजिशन से, इसकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला। देखिए, ओपोजिशन ने तो वही बात है कि 3.5 सालों में वो नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। अभी वो मौका है तो वो हर एक चीज पे सियासत भी करेंगे और वो हर जमात को हक हासिल है अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये दे। लेकिन मेरा जाती तौर पर ये नहीं ख्याल कि ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का इतना इशू बन गया। हाँ, अलबत्ता स्टेट बैंक की जो इंडिपेंडेंस का कहा था उस पर भी क्लैरिटी काफी गवर्नमेंट ने दे दी है कि गवर्नर को भी हम ही अपॉइंट करेंगे और उसको सदर मुमलिकत जो है वो उसकी एडवाइस पर हटा भी सकते हैं, या गवर्नर जो है वो पार्लिमान को और वजीर आजम को भी जवाब दे होंगे। तो ये चीजें तो उन्होंने सामने कर दी हैं। लेकिन
जो जिस तरफ आपने इशारा किया तो वो तो ऑलरेडी कल ओपोजिशन जमातें दावा कर चुकी हैं। कल ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि कॉलें आना शुरू हो गई हैं और तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है, उनके अपने MNAs को, कि आपने इसमें वोट डालना है। ये अब दो चीजें रिफ्लेक्ट करती है। एक तो ये कि इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो है इस मिनी बजट को या मनी बजट भी से कहते हैं, तरमीमी फाइनेंस बिल, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहते। दूसरी बात ये है कि जिस जानिब आपने इशारा किया कि वो लोग चाहते हैं कि ये मंजूर हो बजट, क्योंकि और ओपोजिशन की भी कुछ लोग चाहते हैं, उसकी वजह ये है कि अगर ये मंजूर ना हुआ तो एक सिग्नल मार्केट में डिस्टेबिलिटी का जाएगा, अनसर्टेनिटी का जाएगा, और हमारी इकोनॉमी जो है वो उतर जाएगी, और खुदा ना खास्ता आपका डॉलर जो है वो एक ही दम अगले 2 से 3 वीक में 200 क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक तो ये जो कॉल्स की आपने बात की, एक तो ये कॉल्स या तो इनका पता शायद खाकान अब्बासी को होता है या ख्वाजा आसिफ को होता है, बाकी किसी को नहीं होता। जब भी मीडिया पे कॉल्स की बात करते हैं ये 2 अशखास ही करते हैं, ये मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात है। खैर, इससे कतई नज़र मैं आखिरी सवाल मेरा पीपल्स पार्टी के हवाले से होगा। पीपल्स पार्टी ने पहले भी जब PDM अपने बूम के ऊपर थी एक अच्छा टेक ऑफ लिया था। पीपल्स पार्टी ने सोलो फ्लाइट लेना मुनासिब समझा, बिलावल साहब ने शो कॉज फाड़ा और पीपल्स पार्टी एक साइड पे हो गई। फिर पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा दोबारा यही कोना पकड़ा और अब फिर पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए सोलो फ्लाइट ले रही है, वो PDM के साथ नहीं जा रही है। तो ये पीपल्स पार्टी की सोलो फ्लाइट्स, उसका कॉन्फिडेंस है शाहजेब जो उसको अभी मिल रहा है, या फिर कोई प्लानिंग है, कोई डील है? इस सोलो फ्लाइट के पीछे आप क्या देखते हैं जो पीपल्स पार्टी इस वक्त ले रही है मुसलसल? देखिए, अगर पिछले 3 सालों में ओपोजिशन जमात के तौर पर किसी बड़ी पार्टी ने गेन किया है वो पीपल्स पार्टी ने किया। और मैं क्यों ये कहता हूं, उसकी वजह ये है कि उन्होंने वो सिंध में गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, एंड दे हैव वेरी राइटली एंड परफेक्टली अपने आप को पोजीशन किया है एज अ मेन ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। और अगर आप देखें तो जब PDM बनी तो इनिशिएटिव जो था इनिशियली वो पीपल्स पार्टी ने लिया, वहां उन्होंने क्रेडिट लिया कि सारी ओपोजिशन जमातों को हमने इकट्ठा कर दिया। फिर जब PDM टूट रही थी और पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि देखिए ये इस्तीफों का वक्त नहीं है, ना इस्तीफों से कुछ बनेगा, थोड़ा सा इंतजार कर लें, अदम एतमाद की तरफ चले जाते हैं, वो बात उनकी नहीं मानी गई और पीपल्स पार्टी PDM छोड़कर चली गई ANP के साथ। लेकिन आज नून लीग खुद मान रही है कि पीपल्स पार्टी का उस वक्त का मौकिफ जो था वो ठीक था। तो अगेन पीपल्स पार्टी ने एक दफा यहां पे भी प्रूव कर दिया कि हमारी सियासत जो है ओपोजिशन वाली वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर जब महंगाई का एक तूफान आया और हर तरफ शोर मच रहे थे और ईवान जो है हमारे वो तो मछली मंडी बन रही थी, लेकिन ईवान के बाहर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर नहीं आई हमारी ओपोजिशन जमातों की, मां सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के या टीवी टॉक शोज में रात को जो हमारे साथ ये लोग आके बैठ गए। और बड़ा सीरियस सवाल अवाम में भी ये डिस्कस हो रहा था कि कहां है वो ओपोजिशन। अगर इमरान खान से मुल्क नहीं चल रहा इनके बकौल, तो आपके पास क्या है, आपके पास बेचने को क्या है? ऐसे में अब फिर हमने देखा कि मार्च की जो मार्च करना था PDM ने, उसकी तारीखें पे तारीखें दी गई और इतना वो एक मजाक बन चुका था कि PDM तब मार्च करेगी जब महंगाई खत्म हो चुकी होगी। ऐसे में पीपल्स पार्टी ने एक दफा फिर आगे आके उनसे पहले जो है वो अपने मार्च का ऐलान कर दिया कि जी हमने 17 फरवरी को जाना है। सो वंस अगेन उन्होंने परफेक्टली अपने आप को पोजीशन इस ऐसे कर लिया कि अब PDM उनको कह रही है कि अब हम आपके साथ मार्च कर लेंगे या आप हमारे साथ। आपके मुताबिक जो पीपल्स पार्टी है वो पॉलिटिकली राइट कार्ड्स खेल रही है। आदिल, थैंक यू वेरी मच। एक अहम नुक्ता ये है कि देखिए इस वक्त नून लीग तो ये कह चुकी है और ये खबर भी है कि नून लीग अगर तो अदम एतमाद कामयाब होती है इमरान खान के खिलाफ, नून लीग ना तो हुकूमत का हिस्सा बनेगी ना अपना प्राइम मिनिस्टर बनवाएगी। तो ऐसे में फिर पीपल्स पार्टी का एक ब्राइट चांस भी बनता नजर आ रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ारत उज़्मा को उम्मीदवार सामने आएगा। I hope it's not Raja Parvez Ashraf साहब if it happens. Thank you very much Adil for joining us early in the morning and for your analysis. आप सामने रखा आदिल शाहजेब साहब, सीनियर साफ़ी, उनको आप सुन रहे थे जी। उनका तजिया पॉलिटिकली इस वक्त कौन सी जमात कहाँ पे स्टैंड करी और कैसा प्ले कर रही है, आप सुन रहे थे। इसमें हम बात करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कौमी असेंबली में ज़िमनी बजट पर। तो इस हवाले से बहस जारी है। गुज़िश्ता रोज़ बहस के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर शदीद लफ्जी हमले देखने में आए।
हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ज़िमनी बजट से अवाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि अपोजिशन का कहना है कि टैक्सों के सुनामी और महंगाई के तूफान से मुल्क में तबाही आएगी। ज़िमनी बजट पर अपोजिशन की तनकीद तो अपनी जगह, लेकिन हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। एमक्यूएम के अरकान ने ज़िमनी बजट पर मुशावरत ना करने का शिकवा किया, जबकि हुकूमती अखराजात कम करने का भी साथ साथ मशवरा दे दिया। मुजव्वज़ा टैक्सों पर भी बरहमी का इजहार किया। दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया कि एमक्यूएम यहाँ से वोट डालने और हुकूमत की हमायत करने नहीं आई। बिल्कुल, और ज़िमनी बजट से मुताल्लिक हमारी 11 तजावीज़ पर अमल ना किया गया, ये भी उनका कहना था कि बजट की मुखालफत करेंगे। दूसरी जानिब GD अरकान ने भी ज़िमनी बजट पर तशवीश का इजहार किया है और ये भी वाज़ेह किया कि जो नए टैक्सेस हैं, इसके नफाज से जो अशाए ख़ुरोनोश हैं, इसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा होगा। अपोजिशन की तनकीद पर हुकूमत के कैंप से भी कैसे हो सकता है कि जवाबी बात ना आए, माजी की हुकूमतों की मुआशी पॉलिसीज़ पर तनकीद न की जाए, की गई, दोबारा से की गई। आज कौमी असम्बली में ज़िमनी बजट की मंजूरी का इम्कान मौजूद है। वज़ीर आज़म भी इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की जो पार्लिमानी पार्टी है, इसका भी इजलास बुलाया गया है। और कल की अगर आपको खबर दें तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और सुना है बड़े ज़बरदस्त इशाई और ज़ोहराने भी दिए गए हैं। खैर, इनसाइडर क्या है, हमारे साथ साकिब विर्क मौजूद है, राइट इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट हाउस ऑफ पान। उनसे जरा बात करते हैं। साकिब, गुड मॉर्निंग। विद अ ब्राइट सनी डे इन इस्लामाबाद, क्या खबरें आज इस्लामाबाद से क्या होने जा रहा है? जी इमरान, आज शाम 4 बजे जो है वो पार्लियामेंट का एक बहुत हंगामा है जो इजलास है वो होने जा रहा है। ज़िमनी मालियाती बिल 2021 जो है वो पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जानिब से हुकूमत जो है वो भरपूर कोशिश करेगी कि जो उनका फिनांस सप्लीमेंट्री बिल 2021 है उसको आज मंजूर करवाया जाए, क्योंकि इसमें IMF की जो शराइत थी वो भी शामिल थी कि जो अब बोर्ड मीटिंग होनी है IMF और पाकिस्तान के जो वज़ारत ख़जाना के जो हुकाम हैं उनकी, उसके से पहले जो है वो फिनांस सप्लीमेंट्री जो बिल है उसकी मंजूरी बहुत ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले में आज शाम 4 बजे इजलास होने जा रहा है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन जितनी भी इसकी शिकवार मंजूरी ली जाएगी फिनांस सप्लीमेंट्री बिल की, स्पीकर असद कैसर जो हैं वो इस अहम इजलास की सदारत करेंगे और अपोजिशन की जानिब से भरपूर जो है एहतजाज की हिकमत अमली वो मुरतब कर ली गई है। अपोजिशन का यही कोशिश होगी कि आज जो हुकूमती बिल है इसको जो है वो इसकी जो मंजूरी है वो ना हो सके, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत भी भरपूर तरीके से तैयार है। अभी आपने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के शाइए का जिक्र किया, तो बिल्कुल उन्होंने रात को पंजाब हाउस में जो है वो जो अरकान कौमी असम्बली है जिनका ताल्लुक सूबा पंजाब से है उनके एजाज़ में जो है वो इशाया दिया। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा का जो इशाया था, जो वहाँ के अरकान कौमी असम्बली है उनका इशाया जो है वो अलहदा हुआ। लेकिन जो दिलचस्प बात है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इशाये की वो ये है कि सिर्फ जो वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार थे जो कि अब जनूबी पंजाब के सदर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके अलावा कोई भी जो वज़ीर है वो उनके शाइये में शामिल नहीं हुआ। अच्छा। और बाकी जो अरकान कौमी असम्बली थे उनकी भी खातिर खा जो तादाद है वो इस इशाइये में शरीक नहीं थी। लेकिन इशाइये का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो भी अरकान कौमी असम्बली के ग्रीवियंसेस हैं उनको जो है वो दूर किया जाए। तो साकिब, ताकि वो जो आज असल मसला मुखालिफिन से तो शायद कम है, इत्तेहाद ज़्यादा है कि क्या इत्तेहादी इस अमल का हिस्सा बनेंगे। और MQM का जो गिला है, मुझे लगता है MQM के नाम के साथ MQMG गिला भी लिखना चाहिए क्योंकि हर चीज़ को उन्हें गिला होता है कि हमसे मुशावरत नहीं की गई, लेकिन फिर वो साथ शामिल हो जाते हैं चाहे हुकूमत कोई भी हो। तो अभी जो MQM का गिला है वो दूर हुआ है उनसे मुशावरत न करने का, आज MQM भरपूर सपोर्ट करेगी। एंड व्हाट अबाउट PMLQ? देखें, जहाँ तक बात है PMLQ की, तो PMLQ के जो गिले थे शिकवे थे वो तब तक थे जब तक मोहन सिलाही वफाकी वजीर नहीं बने थे। अब क्योंकि मोहन सिलाही जो कि परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली के बेटे हैं वो वफाकी वजीर आबी वसाइल हैं, तो जब से वो वफाकी वजीर बने मुस्लिम लीग काफ की कोई हमने खातिर जो गिले शिकवे हैं हुकूमत से या जो नाराज़गी है वो हमने नहीं देखी। जहाँ तक बात है MQM पाकिस्तान की, तो MQM पाकिस्तान के गिले शिकवे जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह हैं और वो जब भी कोई अहम मौका आता है तो वो अपने गिले शिकवे और जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात है कराची के हवाले से, हैदराबाद के हवाले से वो बिल्कुल सामने रखते हैं। और जो उनका एक सबसे जो अहम जो उनसे वादा किया गया था हुकूमत की जानिब से वो ये था कि MQM पाकिस्तान से जो है
एक और जो रुकन कौमी असम्बली या किसी सेनेटर को जो है वो वजीर बनाया जाएगा, लेकिन हुकूमत ने जो उनसे जो किया गया वादा था वो पूरा नहीं किया। मुस्लिम लीग काफ का जो वादा था मुनस्लाई को वजीर बनाने का, वो तो पूरा हो गया। ठीक है साकिब, कटिंग इट शॉर्ट, वी हैव जस्ट 40 मोर सेकंड्स। हालांकि इसको अगर आप कटिंग इट शॉर्ट आप बता दें, क्या इजीली हो जाएगा? गवर्नमेंट कंफर्टेबल पोजीशन में है, वजीर आजम करवा लेंगे आज इजीली? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज 2 बजे पार्लियामेंट हाउस आएंगे, पार्लिमानी कमेटी इजलास की सदारत करेंगे, तमाम इत्तेहादी भी उसमें शरीक होंगे। अगर हम नंबर गेम की बात करें तो नंबर जो हैं वो हुकूमत के ज़्यादा हैं, 180 अरकान की हमायत उनको हासिल है, जबकि अपोजिशन जो है उनके पास 161 अरकान की हमायत जो है वो मौजूद है। तो अगर हम नंबर गेम देखें तो नंबर गेम में भी हुकूमत आगे है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्योंकि इजलास शुरू होने से 2 घंटे पहले पार्लियामेंट हाउस पहुँचेंगे, इत्तेहादियों से भी मिलेंगे, अपने अरकान कौमी असम्बली से भी मिलेंगे, और उनको जो है वो कायल करेंगे कि वो आज के बिल में हुकूमत का साथ दें। तो हुकूमत की जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है, और हुकूमत की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है और ऑपोजिशन अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाएगी। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद थे, आज अपनी बजट की मंजूरी के हवाले से, आप इजलास के हवाले से भी बात कर रहे थे और डिटेल्स दे रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ओके जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, साथ साथ हमारा ब्रेकफास्ट भी चल रहा है, आपका भी चल रहा होगा। कुछ सफाई और सुथराई की बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में और बहुत शिद्दत से महसूस भी किया जाता है। हमारा दीन भी यही दर्ज देता है कि जो सफाई है वो निस्फ़ ईमान है, और ये बहुत ज़रूरी है अपने शहरों को, अपने घरों को, अपने मोहल्लों को साफ़ रखना। इसका बीड़ा एंटरप्रेन्योरशिप एंड यूथ डेवलपमेंट सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उठाया है कुछ दीगर इदारों के साथ मिलकर, जिनके साथ मिलकर वो एक प्रॉपर एक मिशन के तौर पे इसको लेकर चल रहे हैं कि उन्होंने शहरों को, मोहल्लों को, इलाकों को साफ़ करना है, और इसमें कुछ बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिविटीज़ भी की हैं। इसी हवाले से आज उनके जो प्रोग्राम मैनेजर हैं साद आबिद, वो हमें लाइव ज्वाइन करें, उनसे ज़रा इसी हवाले से साद, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप, खैरियत से? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। साथ सबसे पहले तो इस वेंचर के हवाले से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे देखने वालों को कि किन दीगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप लोगों ने कोलैबोरेट किया, बेसिकली इस सारी जो एक्टिविटी है इसका पर्पस क्या है? जी, तो मिशन क्लीनर पाकिस्तान एक कोलैबोरेटिव वेंचर है बिटवीन सीड वेंचर्स, फिलिप मॉरिस पाकिस्तान एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड यूथ डेवलपमेंट सोसाइटी। इस प्रोजेक्ट का जो पर्पस वो ये था कि कराची और पाकिस्तान के अंदर जितने भी मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं जहाँ पे तकरीबन 70,000 टन्स ऑफ ट्रैश डेली प्रोड्यूस होता है, उस प्रॉब्लम को जो है किसी तरह हम कॉम्बैट करें कम्युनिटी को एंगेज करके। जी, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो 4 सिटीज़ में है एक्टिव: कराची, कोयटा, लाहौर एंड पेशावर। अच्छा, इट साउंड्स क्वाइट इजी कि जी सिविल सोसाइटी को, आम लोगों को एंगेज किया जाए और फिर उनको इस अमल का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन करने में ये बड़ा मुश्किल होता है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ बड़ी डेडिकेशन इसके लिए चाहिए। स्ट्रेटजी आपने क्या बनाई, कैसे आप एंगेज कर रहे हैं? और फिर इसके साथ मेरा तो जो सवाल है वो सस्टेनेबिलिटी के हवाले से भी है कि हम फॉर द टाइम बीइंग तो एक चीज़ कर लेते हैं, लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है सफाई का, ये चलते रहना होता है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सस्टेनेबिलिटी का एंगल तो बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो है हर सिटी के अंदर एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होता है जो डिफरेंट एरियाज चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कराची में हमने कोरंगी का डिस्ट्रिक्ट नंबर 5 चूज़ किया, वहाँ पे हमने देखा कि थोड़ा सा इशू है ट्रैश का, तो हमने वहाँ के कम्युनिटी मेंबर्स को एंगेज किया। तो एक कम्युनिटी लीडर से हमने रब्ता किया, उनसे बोला कि आप जो है वॉलंटियर्स जो है उनको एंगेज करें जो रहने वाले हैं उस इलाके के, कि आप लोग आएँ, आपका जो एरिया है आप उसको ज़रा साफ़ करें मिलके हमारे साथ, और वहाँ पे हम जो है डस्टबिन भी हैं वो इंस्टॉल करेंगे कम्युनिटी के लिए कि वो उनको इस्तेमाल करें, और फिर हम कुछ हफ्तों बाद जो है दोबारा चेक करेंगे वहाँ पे किस एरिया का जो है सफाई वगैरह का जो सिलसिला है वो किस तरह का चल रहा है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा साथ ये भी बताइएगा, ऑब्वियसली आपने सीड वेंचर्स के हवाले से भी बात की और एंटरप्रेन्योरशिप एंड यूथ डेवलपमेंट सोसाइटी के हवाले से भी बात की, इन लोगों के साथ आपकी कोलैबोरेशन किस तरह से है और क्या आप वॉलंटियर बेस पर ये सारा काम करते हो? और जब वॉलंटियर्स को गैदर करना, उनके साथ कोलैबोरेशन करना, ऑब्वियसली ये भी इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि वॉलंटियर बहुत कम लोग विलिंग होते हैं, जो विलिंग अवेलेबिलिटी का भी इशू होता है। तो इस सारी चीज़ों को आपने किस तरह से केटर किया? जी, मैं आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पहले समझा देता हूँ। उसमें यह है कि मैं जो हूँ सीड वेंचर्स का पार्ट हूँ। हमारा जो है नॉन प्रॉफिट विंग है एंटरप्रेन्योरशिप एंड यूथ डेवलपमेंट सोसाइटी, जहाँ से वॉलंटियर्स हम लोग एंगेज करते हैं, और हमारा फंडिंग पार्टनर जो है वो फिलिप मॉरिस पाकिस्तान लिमिटेड है। ठीक है,
तो आप जिस हवाले से कह रही हैं कि वॉलंटियर्स को एंगेज करना मुश्किल होता होगा, हमारे एक्सपीरियंस में जो रहा है वो वॉलंटियर्स को एंगेज करना पाकिस्तान में स्पेशली काफ़ी आसान है। पाकिस्तान की यूथ काफ़ी जो है एक्टिव है इस चीज़ के अंदर, और बहुत तादाद के अंदर जो है लोग आते हैं टू पार्टिसिपेट एंड टू क्लीन अप देयर एरियाज। जबरदस्त, दैट्स ठीक है। इंप्रेसिव। अच्छा, आपने चूंकि फिलिप मॉरिस का नाम लिया तो इसमें पॉइंट में एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट आया, जो मुख्तलिफ बड़ी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि वो जिस जगह पे रह के इतना प्रॉफिट बनाती हैं, अपने बिजनेसेस करती हैं, उनको चाहिए कि वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। लेती भी हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ नहीं लेती। ये कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें ये एग्जाम्पल कितनी ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट कंपनीज को इन्वॉल्व होना चाहिए उस मुल्क की बेहतरी के लिए, जिसमें खासतौर पर ये सफाई का मामला है और पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज़ में। इस पर क्या कहेंगे साथ? नहीं, एब्सोल्युटली, काफ़ी कंपनीज जो हैं वो इस इनिशिएटिव की तरफ जा रही हैं सस्टेनेबिलिटी की। फिलिप मॉरिस जो है उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया है इसके अंदर, बहुत ही कोऑपरेटिव वो पार्टनर रहे हैं, और उनकी जो टीम है उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ये प्रोग्राम जो है आइडिएट किया और उसके बाद फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है हमारा साथ दिया, और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। जिस हिसाब से मैं आपको बताऊं, हमारी तकरीबन 17 जो हैं क्लीन अप ड्राइव्स अक्रॉस पाकिस्तान कंप्लीट हुई हैं। यहाँ तक कि बालाकोट के अंदर भी जो है मैं गया था, वहाँ भी हमने क्लीन अप ड्राइव की थी। जी चलिए, बहुत अच्छा। एक अभी आपसे ऑफ एयर भी बात हो रही थी एक आर्ट पीस के हवाले से, जो आई थिंक मुनव्वर सईद साहब ने बनाया है, जो कि सीनियर आर्टिस्ट हैं। आपने कराची में एक एक्टिविटी की थी, मैं चाहता हूँ इन डिटेल्स हमारे देखने वालों को बताइए कि वो एक्टिविटी क्या थी, व्हाट अबाउट दैट आर्ट पीस, व्हाट इज इट अबाउट, इस हवाले से भी बताइए। ठीक है, तो बेसिकली 19 सितंबर को हमारी पहली जो एक ड्राइव थी सी व्यू पे, वो कराची में थी। वहां पे तकरीबन हमने 650 किलोग्राम कलेक्ट किया था ट्रैश का, और अराउंड 50 केजी, ओके जी, एंड अराउंड 250 to 300 वॉलंटियर्स इंगेज किए थे। जो अब मैं आपको ये समझाऊं कि उस वक्त जो है कराची में हीट वेव सब भी आया हुआ था, तो फॉर पीपल टू कम आउट इस सुबह के टाइम पे to collect trash from sea view is, you know, a testament to how much people actually care. True that. जी, तो इसके अंदर जो है कुछ ट्रैश जो है वो रिसाइकलिंग के लिए गया था, बाकी का जो है हमने एक IVS के एसोसिएट प्रोफेसर है मिस्टर मुनव्वर सैयद, उनसे जो है हमने कांटेक्ट करके उनको वो बोला था कि वो एक आर्ट पीस बनाए हमारे लिए, जो इनकैप्सुलेट करता है कि इस ट्रैश का प्रॉब्लम से जो है हमारे ऊपर जो है क्या असरात वगैरह, क्या इश्यूज फेस हो सकते हैं। तो ये अनवेल कर रहे हैं हम लोग कल 4 o'clock कराची ईट फूड फेस्टिवल पे, अच्छा, जिसमें हम रिसाइकलिंग पार्टनर बने हुए हैं। जी, जबरदस्त। तो कल अगर आप ये आर्ट पीस मतलब कराची वाले देखना चाहते हैं तो दे कैन गो बाय 4 PM टुमारो। वाओ, दैट्स अमेजिंग। जी, ठीक है। साथ अपने फ्यूचर वेंचर्स के हवाले से हमें बताइए। एक तो आपका सफाई मिशन है ही, इसमें कुछ चैलेंजेस जो आप हमारे थ्रू किसी को भी कन्वे करना चाहें आम लोगों को, और फिर दीगर कुछ भी आप अगर इस मिशन के हवाले से हमारे साथ शेयर करना चाहें। मैं बस यही बोलूँगा कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो प्लीज़ एक्टिवली जो है रोल लें, एंगेज करें कम्युनिटी को, और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, जो काफ़ी हद तक जो है सिंध के अंदर भी जो है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ प्रमोट कर रही हैं क्लीनलीनेस और ट्रैश कलेक्शंस, वेस्ट बिन्स, तो वो उनको प्लीज़ जो है यूज़ करें। लेजीनेस का शिकार ना बने कि आपने बस जो है कन्वीनियंस के लिए कहीं फेंक दिया अपना रैपर, उसको प्रॉपर डेजिग्नेटेड एरियाज के अंदर फेंकें ताकि वो एटलीस्ट आपका एरिया जो है वो साफ रहे। साथ एंड में ऑब्वियसली रिसाइकलिंग की आपने पहले वाले जवाब में बात की थी, रिसाइकलिंग के हवाले से डू यू रियली थिंक कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये जो प्लास्टिक है, दीगर चीज़ें हैं, लोहा है, इन सारी चीज़ों को रिसाइकलिंग को लेकर हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस है, और आप चूंकि इतने कोलैबोरेटिव एक प्रोजेक्ट पर काम करें, तो इस हवाले से अवेयरनेस देना और इस रिसाइकलिंग के प्रोसेस को आगे लेके जाना, आर यू गाइज वर्किंग ऑन दैट एज वेल? जी, एब्सोल्युटली। Even for us, because this was our first waste management project, हमें भी इतना आइडिया नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह प्रोजेक्ट चलते गया हमने भी डिस्कवर किया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कंपनीज हैं जो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर स्प्रेड हैं, लाहौर में, कराची के अंदर, पेशावर के अंदर, जो रिसाइकलिंग कर रही हैं, और ये सारा वापस जो सर्कुलर इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर जो है वापस प्रोडक्ट को जो है लेके आ रहे हैं ताकि वो दोबारा रीयूज हो सके और लैंडफिल में ना जाए।
ठीक है चलें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस साद आबिद, प्रोग्राम मैनेजर एंटरप्रेन्योरशिप एंड यूथ डेवलपमेंट सोसाइटी। आप हमारे साथ मौजूद थे एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स जो भी आपके हैं। बहुत ज़बरदस्त ये मिशन लेके चल रहे हैं और मेरे ख्याल में लाजमी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन हमें बताए कि हमने किस तरीके से अपने शहरों को, मोहल्लों को साफ रखना है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर ये बीइंग अ यंगस्टर और सारी इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सीड वेंचर और जितने भी इनके पार्टनर्स हैं वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद भी सोशल अपने तौर पर भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत देना है और एज ए नेशन भी हमें सफाई निस्फ ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर आप इस सफाई का एहतमाम करेंगे, चाहे आपका घर है, जिस मुल्क में आप रहते हैं वो भी आपका अपना घर है, जिस एरिया है, उन चीज़ों को साफ रखना, उन जगहों को साफ रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एज ए नेशन, एज अ ह्यूमन भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एज ए नेशनल भी, पाकिस्तानी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, ग्लोबल सिटीजन होने के नाते हमने इस प्लेनेट को साफ रखना है। अच्छा, एक होता है कि जो टीचर्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा सफाई रखो, ये करो। एक होता है जब वो करके दिखाते हैं। सो ट्राई टू बी एन एग्जाम्पल। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खुद करके दिखाइए अपने बच्चों को, गैर इरादी तौर पे उनके सामने ऐसी हरकत, ऐसी चीज़ कीजिए जिससे उनको लगे कि यस मुझे भी ऐसे करना है। जैसे गाड़ी से बाहर रैपर्स का ना फेंकना है, बच्चे अगर गाड़ी में मौजूद हैं तो मेक सच एग्जाम्पल। उससे वो ऑटोमेटिकली सीखेंगे और उनको होगा जो कि मेरे बाबा ने नहीं किया, मेरी मम्मा ने नहीं किया या मेरी टीचर ने नहीं किया, तो वो भी उसको फॉलो करेंगे। सो वी हैव टू बी अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आवरसेल्व्स एंड वंस अगेन विशिंग ऑल द बेस्ट टू ऑल दीज पीपल जो कि ये काम कर रहे हैं। हमने एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आना है और दोबारा हम साथ हैं। टू एक्सप्रेसो ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। खाने पीने की बात चल रही है तो बहुत दूर तक जाएगी। क्या हाजिर हो चुके? हाजिर क्या मतलब हो चुके? हाजिर ही है अब। अच्छा, अब कोई और बात नहीं मिलेगी ना, इस पे करेंगे। अच्छा जनाब, आपको पता है सुबह सुबह अच्छे मौसम में अच्छा नाश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये खुद खा रहे थे तो अब इनको मुझे अच्छे मौसम में अच्छा नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आजकल एक बड़ा अच्छा आजकल एक बड़ा अच्छा ट्रेंड, दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय हर बाय द वे। आजकल एक अच्छे नाश्ते का ट्रेंड ये आ गया कि लोग थोड़ा ऐसी खुराक खाना पसंद करते हैं जो ज्यादा क्या कहते हैं, मुरगन ना हो या मोटा ना करे या ऑयली ना हो, या ऐसा हो सकता है। लेकिन आज हम आपको ऑयली खाने हम आपको ऑयली खिलाएंगे और वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन लाहौर जहाँ पे लोग करते हैं। और इस जगह की सबसे अच्छी बात, ये शायद चंद उन जगहों में से जहाँ पे मैं भी गया हूँ, अच्छी बात ये कि इसकी लोकेशन ऐसी है कि बड़ी एक्सेसिबल है, अंदरून वगैरह में नहीं जाना पड़ता। एग्जैक्टली, लोकेशन अच्छी है, नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है। तो फरियाल, आपको पता है जहाँ भी लाहौर में कोई अच्छा नाश्ता मिल रहा हो, अच्छा खाना मिल रहा हो, पहुँच जाती हैं। और आज मैं एक बात बताऊँ, आजकल जैसा मौसम है ना लाहौर का, आप कोशिश करें, फरियाल इज ऑल्सो लकी एंड वी आर लकी समहाउ कि हम यहाँ पे हैं लाहौर में। आप कोशिश करें कि लाहौरी खाने आजकल में एंजॉय कर लें इतने अच्छे ठंडे मौसम में। बाद में पता नहीं कल हो ना हो, ये धुंध। इनको भी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद याद आ रहा था और अब इनको लाहौर का खाना सुन के लाहौर याद आ गया। अच्छा जनाब, कैपरी रेस्टोरेंट गई है फरियाल, वहाँ पे आपको वो हलवा पूरी खिला रही है, तो क्या सुबह सुबह फिर एक्सरसाइज कराएंगे। देखते हैं आज का देसी फूड। लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग में, जहां पर है कैपरी रेस्टोरेंट जो कि 50 साल से ज़्यादा अरसे से यहां पर खाना सर्व कर रहे हैं। लेकिन इनकी खास बात तो ये है कि ये देसी नाश्ता भी बनाते हैं, चाहे वो बोंग पाए हो, लस्सी हो, पराठा हो या फिर हलवा पूरी, और भी बहुत सारी किस्म के ये देसी नाश्ते बनाते हैं। चले आइए चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है और लोग यहाँ पर कौन सा देसी नाश्ता बहुत शौक से करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैम हम काफ़ी दूर से हैं, नश्तर कॉलोनी से। तो अभी आप क्या खा रहे हैं? अभी हम पाए खा रहे हैं और साथ हलवा पूड़ी है, बहुत मज़ेदार है इनकी हलवा पूड़ी, और पाए साथ ही हम खा रहे हैं। क्या खास बात लगती है इनके पाए में? उनका टेस्ट बहुत अच्छा है और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होते, मसाले इतने ज़्यादा नहीं होते, और वैसे वो उनका टेस्ट बहुत मज़ेदार है, इस वजह से हम आते हैं यहाँ पर। आप कहाँ से हैं? मैम पेशावर से आए हैं। पेशावर से आए हैं, तो पेशावर से आकर आप यहाँ पर कौन सा नाश्ता कर रहे हैं? मैम हलवा पूड़ी मंगाई हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी खा भी चुके हैं, तो बहुत मज़े की थी। हमारे फ्रेंड है नाम साहब हरीपुर से, तो ये आते रहते हैं, तो ये लेके आए आज नाश्ते पे, तो बहुत मज़े का नाश्ता। अच्छा, आपने पेशावर में भी हलवा पूरी खाई होगी और यहाँ से भी खाई, टेस्ट का क्या डिफरेंस? मैम लाहौर का सुना था तो नो डाउट बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि लाहौर के खाने वैसे ही मशहूर हैं, और पेशावर में भी खाए हैं बड़े सारे, लेकिन ये टेस्ट कुछ और था। आपने क्या नाश्ता किया? यहाँ पे हमने हलवा पूरी खाई थी और नाश्ता बहुत ही अच्छा था और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। हलवा पूरी में ऐसी क्या खास बात लगती है आपको? मुझे इनका हलवा बहुत पसंद है
हलवा जो था उसमें ना ज़्यादा ऑयल था, सब कुछ नॉर्मल था। इसी तरह पूड़ियाँ भी इनकी इसी तरह की थी, कोई ऑयल ज़्यादा नहीं था। ज़्यादातर हम जहाँ अदर प्लेसेस अगर हम खाते हैं तो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका था कि ऑयल बिल्कुल नॉर्मल था, तो इसलिए हमें हलवा पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप कहाँ से आई हैं? मैं अभी फैसलाबाद से आई हूँ। फैसलाबाद से आई हैं। अच्छा, आपने क्या नाश्ता किया यहाँ से? नाश्ता हमने हलवा पूरी का किया है, साथ लस्सी। आपको इनके नाश्ते की क्या खास बात लगती है? जो आप शादी से पहले भी आती थी, अब आप फैसलाबाद से आई हैं, तो यहाँ पर नाश्ता आपने ज़रूर किया है। पूरियाँ बहुत मज़े की हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, और हलवा भी बहुत मज़े का है, और स्पेशली जो है ना वो लस्सी भी बहुत मज़े की है यहाँ की। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मैनेजर मोहम्मद आमिर साहब। आप यहाँ पर नाश्ते में क्या क्या सर्व कर रहे हैं? हम यहाँ पे नाश्ते में जो है निहारी है, हमारी पाई है, स्पेशल हमारे पूड़ी हलवा है, उसके साथ हमारा है पराठे हैं। लोग ज्यादातर नाश्ते में क्या डिमांड करते हैं? हमारी ज़्यादा डिमांड जो है पूड़ी हलवे की होती है, क्योंकि हम उसमें चने अलहदा देते हैं, आलू की भुजिया अलहदा देते हैं, अचार वगैरह जो है वो अलहदा सर्व किया जाता है, और इसके साथ साथ जो है हमारा पाए स्पेशल है, और लोग जो है वो दूर दराज से खाने के लिए आते हैं। स्पेशली आउट ऑफ सिटी से बहुत ज़्यादा आवाम जो है हमारे टेस्ट को चेक करने के लिए आती है। आपके नाश्ते की ऐसी क्या खास बात है जो लोग दूर दूर से दूसरे शहरों से नाश्ता करने आते हैं? हमारा जो सबसे अहमियत वाला नाश्ता ये है कि इसमें जो हम टेस्ट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमारी क्वालिटी ही हमारा मेजर इंग्रेडिएंट है। क्योंकि हम जो नाश्ते में जितनी चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं वो 100% हाइजेनिक होती हैं, जिसकी वजह से लोग दूर दूर से आते हैं। आप कितनी किस्म के पराठे बनाते हैं? हमारे पराठे जो हैं वो चिकन चीज़ पराठा है, चिकन पराठा है, आलू चीज़ पराठा है, और सादा पराठा है, और हरा भरा पराठा भी हम सर्व कर रहे हैं लोगों को। और लोग ज़्यादातर कौन सा पराठा खाना पसंद करते हैं? यहाँ पे जो है वो देसी पराठा जो है, सादा पराठा जिसे कहते हैं, वो हमारा ज़्यादा यहाँ पे सर्व हो रहा है। इतने अरसे से लिबर्टी गुलबर्ग में ये रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर मशहूर शख्सियात तो ज़रूर आती होगी। बिल्कुल मैडम, ऐसे ही है। यहाँ पे मीडिया के लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं, पॉलिटिकल जो है शख्सियात वो भी ज़्यादातर आती हैं। यहाँ पे अमानुल्लाह साहब भी आते रहते थे, जो उनकी डेथ हो गई है। मैडम नूरजहां वो भी आती रहती, उनकी भी डेथ हो गई है। आपके रेस्टोरेंट की टाइमिंग क्या है, और आप नाश्ता कितने बजे से कितने बजे तक सर्व करते हैं? हमारे रेस्टोरेंट जो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे स्टार्ट होता है और 1:30 तक हमारा नाश्ता चलता है। उसके बाद हमारा लंच टाइम शुरू हो जाता है, उसके साथ साथ जो डिनर चलता है रात देर तक। कभी किसी कस्टमर ने कोई कंप्लेन की? देखिए मैडम, ये डेली बेस पे प्रोडक्शन तैयार होती है, इसमें कंप्लेन भी आ जाती है और नहीं भी आती, लेकिन मैन ह्यूमन एरर आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर कंप्लेन हमें नहीं आती। क्वालिटी में हमें कोई कंप्लेन नहीं आती। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मेरे लिए पाए नान और हलवा पूरी का नाश्ता आ चुका है, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, ये देसी नाश्ता बहुत ज़्यादा लजीज है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको दिखाते हैं आज का फ्लैग्स। और आज सना हमायूं PNCA गई हैं, जहां पे जापानीज डॉल्स आर्ट के फनपारों की नुमाइश हुई है। इस नुमाइश में क्या था, इसका अहवाल देखते हैं आज के फ्लैग्स में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं। फ्लैग्स की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट में मौजूद हूँ जो कि सजाया गया है जापान एम्बेसी की जानिब से। निंग्यो, आर्ट एंड ब्यूटी ऑफ जापानीज डॉल। हमने तो गुड़ियाँ हमेशा खिलौनों में ही देखी हैं, पर आज यहाँ पर डॉल्स एग्जीबिशन दिखाया जा रहा है, जिसमें जापान कल्चर की डिपिक्शन होगी, क्योंकि आज सेलिब्रेट की जा रही है 70th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड जापान। तो आपने रहना है मेरे साथ और एंजॉय करना है ये जापान डॉल कल्चर। It is of utmost pleasure for me to welcome you today to inaugurate this splendid dolls or Ningyo exhibition, organized by the Embassy and the Japan Foundation in collaboration with Pakistan National Council of the Arts.
Japan and Pakistan have a special bond, and it goes back right to the time when Pakistan came into being. Japanese products, Japanese culture has always been close to our heart. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जापानीज एम्बेसडर मिस्टर वादा हिज एक्सीलेंसी के साथ, और इनसे जानते हैं कि आज के इस इवेंट का मकसद क्या है। योर एक्सीलेंसी जनाब सफ़ीर, इस खूबसूरत तकरीब के मुनक्किद करने पर मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पाकिस्तान में इंजॉय कर रहे हो। बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ 2 महीने हुए हैं। मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद आया है और यहाँ रहकर मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मैं यहाँ पाकिस्तानी दोस्तों की मदद से काम करने को तरजीह दे रहा हूँ। इससे दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। ओके, योर एक्सीलेंसी, टुडेज इवेंट, आज इस तकरीब में लोगों ने रंगारंग और खूबसूरत गुड़िया देखी और उनके दिलचस्प डिजाइन्स को भी सराहा। मुझे इस डॉल कल्चर के बारे में बताएं, ये कितना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डॉल कल्चर। Well, thank you very much. Doll is really one aspect of Japanese culture. डोल जापानी सकाफत का एक रंग है। हमारे बच्चों और पेरेंट्स को डोल्स बहुत पसंद हैं। ये डोल्स जापानी सकाफत की अक्कासी करती हैं। इसके अलावा इस तकरीब का मकसद पाकिस्तान और जापान की दोस्ती और ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर खुशियां मनाना भी है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो आज यहां आए, उन्होंने जापानी सकाफत के रंग देखे और हमारी खुशियों में शरीक हुए। Japanese culture. And it's a wonderful way of cultural exchange between. जी, इस तरह की तकरीबात से कल्चरल एक्सचेंज के मौके पैदा होते हैं। 70 साल खुशगवार ताल्लुकात को हो गए। आप दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बाकी शोबों में कैसे देखते हैं? In other areas. Well, culturally, I think that Japan and Pakistan people really have some really strong friendship. सकाफती लिहाज से तो पाकिस्तान और जापान के लोगों के मबैन गहरी दोस्ती है। लोगों के आपस में अच्छे ताल्लुकात ही दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को 70 सालों से फरोग दे रहे हैं। इसके अलावा दोनों ममालिक के माबैन माशी ताल्लुकात भी अच्छे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में जापान और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। As you have recently arrived in Islamabad and finally we are just आपको इस्लामाबाद में थोड़ा ही अरसा हुआ है। यहाँ कोरोना वायरस में भी नुमाया कमी देखी जा रही है। क्या आप इस्लामाबाद घूमे हैं? आपको इस्लामाबाद कैसा लगा? Have you been to trail? How have you find the overall Islamabad? So unfortunately the COVID situation is not yet settled, but the situation is कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। मैं इस्लामाबाद घूम चुका हूँ। इसके अलावा मैं टैक्सला, बुधमत के किले और साल्ट रेंज भी देख चुका हूँ। ये सब इलाके इस्लामाबाद से करीब हैं और ये बहुत खूबसूरत इलाके हैं। They all are very beautiful and impressive. Wonderful. So hopefully I congratulate you once. आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा और इस तरह की तकरीबात ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगी। Thank you very much. Thank you. Right now I am with the spouse of इस वक्त मैं जापानी सफीर की अहलिया मिसेस वादा के साथ मौजूद हूँ। हमें वक्त देने पर और इस तरह की खूबसूरत तकरीब के इनेकाद पर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। Beautiful event and thank you for conducting this beautiful cultural exchange program in Pakistan. Thank you. I'm so excited that this event just came up today. This is the year of 70th year. बहुत शुक्रिया। इस तकरीब के निकात पर मैं बहुत पुरजोश हूँ। आज हम जापान और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर खुशियाँ भी मना रहे हैं। इसके अलावा डॉल्स जापान की सकाफत में एक अहम किरदार अदा करती हैं। मार्च की हर तीसरी तारीख को हम लड़कियों का दिन मनाते हैं।
3 मार्च को हम इस तरह डॉल्स को तैयार करते हैं। हर डॉल अपने अंदर एक नए रंग और डिजाइन की अक्कासी कर रही होती है। ये गुड़िया एक खुश लड़की की अक्कासी कर रही है। इसी तरह की डॉल मेरे पास घर में भी मौजूद है। वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे दी थी, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। This reminds me of my grandparents, my family, and I also have a doll like this. So this is something very special in my heart. Yes. That's right. That's what I wanna ask कि because मैं यही पूछना चाह रही थी कि पाकिस्तान में डॉल को हम बस एक खिलौना ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पर गुड़िया का इस्तेमाल करके डिज़ाइन, सकाफत, म्यूजिक, बेशुमार चीज़ों की अक्कासी की जा रही है। So tell us about all. And also on the other side over there you see dolls for the boys. So जी हाँ, हमारे यहाँ लड़कों के लिए भी डॉल्स तैयार की जाती हैं। लड़कों की डॉल्स लड़कों की तरह थोड़ी लंबी चौड़ी और स्ट्रांग होती हैं। जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे वो डॉल्स तोहफ़े में दी जाती हैं। इससे इस बच्चे की नशोनुमा में बेहतरी आती है। कहने का मकसद ये है कि हमारी सकाफत में डॉल्स सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि ये मानी बयान कर रही होती हैं। जापान में लोग डॉल्स को ख्वाहिशात के पूरे होने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा खुश और सेहतमंद रहे तो मैं उसे एक सेहतमंद डॉल लेकर दूंगी। Happy, healthy, and to live long. More of feelings, emotions, Yes. cultural values. इनमें से आपकी पसंदीदा डॉल कौन सी? Which one is your favorite one? Well, actually, there are so many that I like. Which one is very close to your heart? That one over there, that's our empress and emperor. Okay. And I had one like that too. Okay. And so I think for me that one is my favorite. Okay. The empress. So yes. you're आप भी हाल ही में इस्लामाबाद आई। आपको इस्लामाबाद का कल्चर और लोग कैसे लगे? Oh, beautiful. Really, I was nuts. I never. बहुत खूबसूरत। मैं पाकिस्तान इससे पहले कभी नहीं आई थी। मुझे अब यहाँ 2 माह हो गए हैं। मैंने यहाँ के लोगों को बहुत नरम दिल और मेहमान नवाज पाया है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद आया है। So lovely, it's a beautiful event. Congratulations. बहुत शुक्रिया, मुझे ये तकरीब बहुत पसंद है। More and more events like this. Me too, me too. So this is the 70th. ये तकरीब हम दोनों ममालिक के 70 साला ताल्लुकात मुकम्मल होने पर मुनक्किद की। मुझे उम्मीद है कि ऐसी तकरीबात मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। दुनिया में मकबूलियत पकड़ता हुआ ये जापानीज डॉल कल्चर, पाकिस्तान में इसका खूबसूरत डॉल एग्जीबिशन मैंने तो लिटरली बहुत इंजॉय किया। आई होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा। हमारे पाकिस्तान में डॉल सिर्फ एज अ टॉय ली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जापानीज़ कल्चर में इट्स रिलेटेड टू रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, फोकलॉर, वॉरलॉर्ड्स, फोक आर्ट, म्यूज़िक, अ लॉट मोर। एंड आई होप कि अगले फिर किसी इवेंट में आपसे होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक बड़ी वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो में चाइना के अंदर एक मस्नूई सूरज दिखाया गया और उसकी लॉन्चिंग की तकरीब हुई और बहुत सारी दुनिया ने उसको देखा भी और सोशल मीडिया पर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इससे पहले चाइना के अलावा कौन कौन से ममालिक इस तरह की एक्टिविटी कर चुके हैं बल्कि, और क्या हकीकत है इस एक्टिविटी के जो मस्नूई सूरज है, इसी हवाले से बात करेंगे। जब हम सूरज, चांद, सितारों, गैलेक्सीज की बात करते हैं तो कौन आता है आपके दिमाग में? कौन आता है? चाइना। वकार अहमद मलिक वकार अहमद मलिक हमारे साथ मौजूद है। वकार भाई वेलकम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वकार भाई, ये हमने जो वीडियो देखी थी ये सही वाली वीडियो थी, हकीकत थी? ये वीडियो एक्चुअली 8 जून 2021 की एक स्पेस एक्स की एक सीरियस एक्स एक मिशन था, बेसिकली उसकी वीडियो है। और इंतहाई मतलब हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान में ये वायरल हुई एक सूरज के तौर पे। और उसमें एक्चुअली हुआ ये कि है तो फ्यूजन जो चाइना ने बेसिकली किया है और उससे पहले बहुत सारे ममालिक कर चुके हैं, लेकिन इसको एक्चुअली जब आर्टिफिशियल सन कहा और आर्टिफिशियल सन के साथ किसी ने ये स्पेस एक्स की कोई वीडियो कोई एडिट करके तो लगा दी और उसके बाद यहाँ पे एक धूम मच गई। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा जानने के लिए कि
देखिए बेसिकली ये है कि एनर्जी हम हासिल करते हैं। एनर्जी हासिल करने के लिए सबसे पहले तो हम इस तरफ जाते हैं कि जो मैटर है, हमने निसाबी किताबों में भी पढ़ा है कि जो मैटर है या मादा है वो बुनियादी तौर पे क्या होता है। एक सॉलिड होता है, फिर आपका लिक्विड होता है, फिर आपका गैस होता है। लेकिन इसकी 3 इकसाम हमने पढ़ी हैं जो कि बुनियादी तौर पर एक्चुअली चौथी भी एक किस्म है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। और पूरी कायनात जो है वो 99.9% प्लाज्मा पर मुश्तमिल है, ठीक है। और अब जो प्लाज्मा है या ये जो दूसरे वाला ये जो एनर्जी है जिससे हम हासिल करते हैं, बेसिकली एक तरीका फ्यूजन है और एक तरीका फिजन है। जो फिजन है, न्यूक्लियर फिजन जो है, उसमें आप कोई भी मिसाल के तौर पे कोई अनस्टेबल बड़ा एटम लेके, जिस तरीके से यूरेनियम है, U-235 है, उस पर न्यूट्रॉन जब आप फायर करते हैं या उसको हिट करते हैं तो वो टूटता है और 2 हिस्सों में तकसीम होता है और उसमें से 3 मजीद न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो कि आगे मजीद 3 और को हिट करते हैं और फिर आगे 9, और इस तरीके से एक चेन रिएक्शन पैदा होता है। और ये चेन रिएक्शन जो है, जिसको एटॉमिक बम आपने देखा होगा, अगर ये कंट्रोल्ड हो तो हम इसको जिससे बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक वेस्ट भी है, इसका एक बाई प्रोडक्ट भी है, एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे नुकसानदेह है। और यूरेनियम की ऑफकोर्स हसूल भी है और वो तमाम चीज़ें हैं। तो उसके बनिस्बत जो फ्यूजन का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल इसके उलट है। उसमें बेसिकली अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब हम मैट्रिक में पढ़ते हैं, या ये बेसिकली मैट्रिक की साइंस है, तो उसमें पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं समझ आती कि बेसिकली एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं। एनर्जी बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो कि उन प्रोटॉन्स को बांधा हुआ है। आपको मालूम है कि प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और उनके साथ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो उनका कोई चार्ज नहीं होता। तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तो पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो वो कौन सी फोर्स है जिसने इनको बांधा हुआ है? तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो कि फिर उसके बाद जब हम उनको तोड़ते हैं तो वो एनर्जी में इस तरह कन्वर्ट होती है। दूसरी तरफ जब आप जो स्मॉल एटम्स इस्तेमाल करते हैं, जो फ्यूजन है, उसमें दोनों को मिलाते हैं। इसमें तो तोड़ते हैं ना, इसमें आपको मिलाते हैं। जब आप उनको मिलाते हैं तो ऑफकोर्स ये रिपेल करते हैं। हाइड्रोजन कोई भी स्मॉल एटम है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इस भी पॉजिटिव है, रिपेल करते हैं। आपको इतनी ज़्यादा फोर्स चाहिए, इतनी ज़्यादा हीट चाहिए, इतना ज़्यादा प्रेशर चाहिए कि वो आपस में बैंग करें। जब वो बैंग करते हैं तो उसमें बेसिकली वो फोर्स जो कि उनको मिलने से रोक रही है, और इसमें हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं जो बेसिकली करते हैं, तो उसमें से न्यूट्रॉन, लार्ज एनर्जी न्यूट्रॉन जो है वो खारिज होते हैं। अच्छा, ये एक बेसिक सी चीज़ थी। अब ये जिसकी आप बात करें सूरज की, आर्टिफिशियल सन की, ये एक रिएक्टर के अंदर, उससे पहले कॉलम एक है यूके में, इसके अलावा आइटर जो है वो बहुत बड़ा एक सेंटर है। ऑलरेडी ये अगर हम बहुत पीछे जाएंगे तो 1952 में ये हो चुका है। उससे पहले 1920 में आप, अगर हम ख्याल के पीछे जाएंगे या आइडिया के पीछे जाएंगे तो इट बिगिंस फ्रॉम लाइक 1920। तो ये बहुत ही एक पुराना, लेकिन ये सिलसिला चलता आ रहा है। और हम चाह क्या रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि ये जो एनर्जी है, जो फ्यूजन वाली एनर्जी है, इट्स वेरी क्लीन। ये ऐसी है जिस तरह सन काम कर रहा है, ठीक है। सन भी हाइड्रोजन को हेलियम में कन्वर्ट कर रहा है, इसमें भी हम हाइड्रोजन हेलियम में कन्वर्ट हो जाती है और हमें एनर्जी मिल जाती है। लेकिन ये एनर्जी जो है ये अभी तक हमारे किसी फायदे की नहीं है। क्यों? जब मिलियंस ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हम टेम्परेचर, ठीक है, उस आप हैरान कुन तौर पे आपके ज़हन में सवाल पैदा हो रहा है कि उसको किस तरीके से यानी सूरज से अभी ये 5 टाइम्स हॉटर था, सूरज से 5 गुना ज़्यादा गर्म था। अच्छा। ये जो इस वक्त था, सूरज से 5 गुना। इसको इम्पॉसिबल भी कह रहे थे। नहीं, इट्स पॉसिबल। इसकी हरारत का जो फैक्टर है, एग्जैक्टली, हाउ कैन इट बी 5 टाइम्स हॉटर? 5 टाइम्स, एग्जैक्टली, वो 5 टाइम्स हॉटर है। लेकिन उसके गिर्द जो है वो लोग समझते हैं कोई भी मेटल हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो तो वो तो तबाह हो जाए। उसके गिर्द जो है वो आप यूँ समझिए कि मैग्नेटिक केज है, मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर ये सब कुछ करता है। मैं हमारे इस फायदे के लिए इसलिए नहीं है कि हम उसकी एनर्जी को अभी तक इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते। एक तो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको बाहर कैसे निकालें। दूसरा, हमारे लिए एक प्रॉब्लम ये है कि इनपुट ज्यादा है हमारी, यानी उसके लिए जो हीट और प्रेशर चाहिए वो हीट और प्रेशर हम कर लेते हैं, तो इनपुट ज्यादा है। आप 100 रुपया एक चीज पे लगा रहे हैं और उससे हो सकता है कि 30 रुपया भी उसका हसूल है, यानी इनपुट ज्यादा एनर्जी की, आउटपुट कम है। हम अगले 30 सालों में लोग सोच रहे हैं कि शायद 2050 की डेट है कि एक्सपेरिमेंटली शायद हम इसमें से एनर्जी, बट ये एक इनकलाबी चीज है। इसमें कोई शक नहीं। ये जो एनर्जी की हुसूल की हम एनर्जी तो हमारे पास ऑलरेडी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है सूरज की सूरत में इस प्लैनेट के ऊपर। क्या हम उससे ज्यादा हमें मिकदार चाहिए? नहीं, हमें ये चाहिए कि मिसाल के तौर पे आपको पता है, आपको केमिकल रिएक्शंस करते हैं, आप फिजिकल रिएक्शंस करते हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस करके एनर्जी हासिल करते हैं। मसलन कोल से आप हासिल करते हैं। अब इससे एनर्जी का आप अंदाजा लगाएं। एनर्जी नॉट इलेक्ट्रिसिटी से लेके आप कोई भी एनर्जी उसकी फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। आप इमेजिन करें कि 1 टन जो ड्यूटेरियम है, यानी हाइड्रोजन के आइसोटॉप जिससे आप ये एनर्जी हासिल करते हैं, अगर वो 1 टन हो आपके पास तो इज इक्वल टू 22 बिलियन कोल, 22 बिलियन टन कोल। तो 22 अरब टन कोल
जहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं उसमें जो आपने सिर्फ 1 टन ड्यूटेरियम इस्तेमाल करना है, तो ये इसलिए बहुत फायदेमंद है। अब आप आते हैं उस वीडियो की तरफ जो कि बड़ी मज़ाक़ खेज होगी। ये एनर्जी बड़ी खूबसूरत है, ये किसी टाइम पे हमारी ज़रूरत है। क्लीन एनर्जी तो हकीकत पे ये हकीकत है, क्लीन एनर्जी की जरूरत में सिर्फ जो हकीकत नहीं है वो वीडियो हकीकत नहीं है। ये एक कंट्रोल एक फ्यू मीटर्स बाय फ्यू मीटर्स का एक ऐसी जगह, एक रिएक्टर जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और जो बेसिक साइंस व्हाट डज दिस वीडियो से, इसमें तो हमें वो वीडियो पे बाकायदा वो दिखा भी रहे हैं, वो शोला ऊपर जाता नजर आता है। आप अगर कॉलम की और मुख्तलिफ जो लैब्स हैं उनके अंदर वो आपको नहीं, वो जो शोला, ये जो वीडियो ये ऊपर जा रहा है, इट्स अ रॉकेट ना, ये तो स्पेस एक्स का वो मिशन है जिस तरह रॉकेट ऊपर जाते हैं। ये वीडियो नहीं ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से। दूर दूर तक ताल्लुक। एक स्पेस एक्स का 8 जून 2021 का एक मिशन है जो कि ऊपर गया, सीरियस एक्स का। उसको देखे ना किसी, इट लुक्स लाइक, नहीं उसको उन्होंने क्या बॉल ऑफ फायर दूर से है ना, तो उन्होंने एक वीडियो काट के उसको एक खास जगह पे, अगर आप उस वीडियो का थोड़ा सा और चलाएं, यानी किसी और जगह से आपको वीडियो मिल जाए तो वो रॉकेट जो है वो तो ऊपर निकल गया। लेकिन ये है कि उन्होंने उतना काट के उन्होंने कहा ये देखिए सूरज तुलू हो रहा है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला हमारे यूट्यूबर्स का है, मैं आपको हैरान कुन तौर पे यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सीरियस जो एंकर है मेन स्ट्रीम मीडिया का, उसने यूट्यूब पे इसी तरह सूरज को तलू करवाया। और सूरज के हवाले से पूरे यूट्यूब पे, यानी रात को कैसे उसने रोशनी कर दी और ये सूरज इस तरह तलू हो गया। अच्छा, उन्होंने रोशनी भी करा दी। मैं कहता हूँ कि जो सबसे खौफनाक चीज़ है इमरान हसन और अरबला हसन इस मुल्क में, वो ये है जो पिछले 30, 40, 50 सालों में हमने देखा है। सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि हमने सेल्फ इस्टीम इस मुल्क को बहुत दी है, यानी अवाम को खुद एतमादी बहुत दी है, हम। लेकिन मसला ये है कि ये कंटेंट के बगैर दी है, तो ये फूला हुआ गुब्बारा है। और मैं अभी भी आपको कहता हूँ कि ये जो यूट्यूबर हैं या ये जो आम हमारा कोई आदमी जिसको सोलर सिस्टम का कोई अलिफ बे पता चल जाए, तो अगर कॉल सैगन भी आ जाए तो वो कॉल सैगन को बिठा के पढ़ाने शुरू कर दे और कॉल सैगन बेचारा चुप कर क्योंकि गुब्बारा फूला हुआ है ना, हम्बल नहीं है, अब लर्निंग की तरफ नहीं है। थोड़ा सा ये जो हम एनर्जी सोर्सेज की बात करें, आप कह रहे हैं कि अगर विद द टाइम 2-3 डेकेड्स के बाद शायद हमें कुछ इससे नताज मिलना शुरू हो जाए। हम इसमें साइंटिफिकली कहाँ पे स्टैंड करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी का हुसूल या फिर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिससे हम अपनी ज़रूरियात भी पूरी करें और वो एनर्जी साफ सुथरी भी हो, जो सबसे प्राइम कंसर्न है। हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? हमारी रिसर्च कहाँ पे? हम पाकिस्तान हम वहाँ भी स्टैंड करते हैं जहाँ पे यूट्यूबर स्टैंड करते हैं। आई एम सो सॉरी, बट मेरा मतलब है कि हाँ, उनका देखिए ना, ये तो बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है। ये जिस सतह पे ये जो चाइना काम कर रहा है और उसमें अभी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्चुअली किया है कि उसको 17 मिनट तक उन्होंने सस्टेन किया उस पूरे इतने ज़्यादा टेम्परेचर को। तो डेफिनेटली वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके पास रिसर्च के हवाले से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से, बजट के हवाले से। मैं आपको बताऊं, आईटर जो है, ITER जो सबसे बड़ा सेंटर फ्यूजन का बनने जा रहा है, वो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद दुनिया का सबसे महंगा एक्सपेरिमेंट है। विल यू बिलीव कि वो कितना है? $65 बिलियन। और उसमें पता है मुल्क कौन से शामिल हैं? जापान है, उसमें कोरिया है, उसमें चाइना है, उसमें इंडिया है, उसमें यूरोपीय यूनियन है। तो जो साइंटिफिक जो आला सतह है वहाँ पे ये नेशनलिज्म और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये काफ़ी हद तक डिफ्यूज़ हो जाती है। वहाँ पे एक और लेवल पे काम हो रहा है। बाकी जो लोग लड़ रहे होते हैं वो हमारी सतह के लोग लड़ रहे हैं कि चाइना ने ये बना दिया, इन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर अमेरिका और रशिया का कोलैबोरेशन देखते हैं। ये इसमें रशिया शामिल है। ये जो ITER है इसमें चाइना भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है। तो वहाँ पे एक और लेवल पे काम हो रहा होता है। लड़ाई वाले काम जो होते हैं ये हमारे कहते हैं इस वीडियो का क्या करना है जिसमें पूरी कौम लगी हुई है कि जी सूरज तुलू हो गया, कुछ अरसे बाद चाइना हमें शिफ्ट कर देगा। देखिए एंकर साहब ने क़यामत भी लाई है या क़यामत से पहले? क़यामत वाली थी, दज्जाल भी था, सब कुछ था। मामला ये नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो मर्जी कोई बोलता रहे। तशवीशनाक बात यह है जब आपका सीरियस एंकर, जब आपका सीरियस मीडिया, मैं आप 1-2 चैनल्स को जानता हूँ जिन्होंने चैनल्स ने अपने तौर पे वो अपने उस पर अपलोड कर दी। मसला ये है कि ये जो मामला है कि आपका जो साइंस के साथ बिल्कुल आपका कोई ताल्लुक नहीं है, किसी तरह हम करते नहीं है, रिसर्च आप करते नहीं है और जैसे ही आपने किया तो आपने लगा दिया। ये सीरियस चीज़ है। बाकी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो करते रहें। मसला ये है कि मैं भी करना चाहता हूँ कि मैं उसको जिस तरह भी ये क्लियर किया, तो मैं अगर वीडियो बना के यूट्यूब पे करूँगा तो वो जो कि दजाल या वो दूसरे वाला मामला है उसके नीचे व्यूज़ होंगे 1 मिलियन। मेरे एक हफ्ते के बाद हो सकता है 70 व्यूज़ मुझे 70 व्यूज़ हो। इन दी एंड हमारे जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, बेसिक जो साइंस की एजुकेशन है, उनके लिए ये फिनोमिनन समझते कि
कितने जरूरी हैं, ये कितनी बड़ी और मिसकंसेप्शन बहुत बेसिक साइंस है मतलब ये मैट्रिक की साइंस है, फ्यूजन या फ्यूजन। मसला ये है कि ना हमने उस वक्त पढ़ी ना हमने किसी ने पढ़ाई, उस वक्त भी हमने रट्टे लगा के पास होने के लिए पूरी कॉमेंट्री में चले। उगार भी थैंक यू वेरी मच फॉर क्लियरिंग दिस कंफ्यूजन। हमारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने का बहुत शुक्रिया। से ये जो आपको वीडियो के अंदर चीज़ ऊपर जाती नजर आती है, ये ना तो मसनूई सूरज है और ना ही ये कुछ और है। मैंने वैसे शेयर की थी वीडियो और लेट मी कन्फेस भी, क्योंकि लोग कहेंगे अच्छा खुद शेयर करके अब लोगों को बता रहे हो कि ये नहीं थी, तो मैंने वैसे शेयर की थी ये वीडियो, तो इसलिए मैं देख लेंगे। थैंक यू वगैरह। हमारे साथ फरिया नवाज मौजूद हैं। आपको इनके अंदाज से तो पता चल ही गया होगा कि कितनी खूबसूरत इनकी गायकी, और इनकी गायकी का जो अंग है वो क्या है। आबिदा परवीन साहिबा की शागिर्दा हैं और उन्हीं का अंदाज गाती हैं, उन्हीं की तरह गाती हैं, और वो तो खैर बहुत बड़ी फनकारा हैं और जितनी तारीफ उनकी की जाए। लेकिन फरिया, बहुत अच्छा लगा हमें आपको सुन के। आप कैसी हैं? ठीक ठाक है? बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको एक्सप्रेसो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमें भी आपका पहला कलाम बहुत अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत। फरिया, अब चूंकि आप आबिदा परवीन साहिबा से सीखती भी हैं, ज़रा अपने इस म्यूज़िक जर्नी के हवाले से बताएं। आपने म्यूज़िक का शौक़ कैसे हुआ? घर में ऑलरेडी कोई म्यूज़िक कर रहा था आपके? जी बिल्कुल, 4-5 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू किया और सबसे पहले नात खानी से आगाज़ मैंने किया इस चीज़ का। ठीक है। और मेरी फैमिली को, माँ बाप को, बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं ज़्यादा करूँ और आगे जाऊँ, और इसी तरह कुछ और प्यार करने वाले लोग हैं, कुछ दोस्त हैं जिनकी बदौलत सब कुछ हो रहा है। अच्छा, इस कलाम में गाना तो खैर ज़रूरी है ही, चूँकि आप बुनियादी चीज़ है, लेकिन कलाम आप क्या पढ़ रहे हैं या किसको पढ़ रहे हैं, और फिर उसके जो लवाजमात हैं, उसका जो अदब है, क्योंकि सूफिया का कलाम है उमूमी तौर पे जो आबिदा परवीन साहिबा गाती हैं, वो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर। तो कैसे करती हैं आप? खुद से याद करती हैं, खुद से आप इंतखाब करती हैं, या वही जो आपकी उस्ताद हैं उन्हीं का कलाम जो उन्होंने गाया हुआ है उसी को आप दोबारा से गाती हैं? इस हवाले से हमें बताइए। जी बिल्कुल, ये एक रूहानियत है। ये कलाम जो मैंने अभी गाया है, ये सारी रूहानियत का एक अमल है। तो ये बस अल्लाह ताला की अता है, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ भी है। मैं बचपन से माई साहबा को सुन रही थी और मुसलसल सुनती थी, और ज़िंदगी का बहुत बड़ा मेरा एक ख्वाब था कि मैं इनकी शागिर्दी में आसानी से शागिर्द कर लिया उन्होंने आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हो चुकी है। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार किया मुझे। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इतनी बड़ी हस्ती हैं सूफ़ी दुनिया में। वो अपनी मिसाल आप हैं डिस्प्ले पे है जी, वो अपनी मिसाल आप हैं और बहुत बड़ी हस्ती हैं वो। मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा फरिया, चूँकि आप मौजूद हैं और आपने अपने हमारे जो अपनी एंट्री भी इतने खूबसूरत कलाम से की, कुछ और सुनाएंगे आप? जी बिल्कुल, तूने दिया प्लीज़। क्यों कहेंगे आप गाती जाए और हम सुनते हैं। खूबसूरत कलाम और इतने खूबसूरत अंदाज से आप गा रही हैं। कुछ अल्फाज नहीं हम तो। अभी आपने कहाँ परफॉर्म कर लिया? कहाँ पे आपने अब तक अपनी परफॉर्मेंस दिखाई? किसी बड़े फेस्टिवल में, किसी बड़े मज़ार पे, कहीं पे कहाँ परफॉर्म किया आपने? मैं हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह उनके मज़ार अक़दस पे भी हाज़िरी कर चुकी हूँ। अच्छा अच्छा। पीर वारिस शाह साहब, वाह वाह वाह। और इसी तरह कुछ और सूफिया कराम है, और रफ़ी पीर के साथ उनके साथ मैंने काफ़ी अच्छे लेवल के प्रोग्राम्स किए, और सदान पीरज़ादा साहब बड़ा प्रमोट करते हैं। तो कोई हुकूमती सरपरस्ती भी मौजूद है? चूँकि आपका कलाम तो दुनिया भर में जाना चाहिए, सिंस आबिदा परवीन साहिबा ने पूरी दुनिया में सूफियाना कलाम को लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो आपकी कोई ऐसी हुकूमती सरपरस्ती है आपके साथ? जी बिल्कुल, गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है। अच्छा जी। तो आप बेसिकली गुजरांवाला से हैं? जी, मैं गुजरांवाला से हूँ। और इसी तरह के कुछ और प्यार करने वाले लोग हैं, जैसे रफ़ी पीर है, गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल है, और प्रमोट करते हैं, आपका साथ देते हैं। अच्छा फरिया, कोई ऐसा स्टेज या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपकी ख्वाहिश है कि आप परफॉर्म करें, अपना आर्ट दिखाएं? मेरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी वो यही थी कि माई आबिदा जी जो हैं उनके कदमों में बैठकर मैं उनका जो है उनके सामने थोड़ा सा सुना सकूं, क्योंकि हम उनके सामने ना तो बोल सकते हैं ना सुना सकते हैं। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी यही ख्वाहिश थी कि माई साहबा मुझे अपने कदमों में जगह दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि जो मेरे दिल की ये बहुत बड़ी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी, इससे आगे मैं कुछ नहीं चाहती, जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा वही। आखिर में अगर आप वही कलाम सुनाते हैं जो आपने सबसे पहले आबिदा जी को सुनाया तो भी हमारे लिए खुशी की बात है, अगर उसके अलावा कुछ सुनाना चाहें तो। जी ज़रूर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आप प्रोग्राम के इख्तिताम की आज कितनी वेरिएशन हमने आज आपको दी ना, सुबह का आगाज और तरीके से हुआ एंड देन मूविंग ऑन द सेट्स, बहुत अच्छा लगा। और फरिया कमाल गाती हैं, आप इनको फॉलो जरूर कीजिएगा। मैं वक्त नहीं मिला कि हम आपको कह पाएं, फरिया नवाज जो है बहुत ज़बरदस्त सिंगर है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, उनके म्यूजिक को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की जानिब जा रहा है। एक तो कल एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ जब टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने एक वीडियो बनाई और वो हर चीज़ को मजाक समझती हैं, मुल्क के कानून को, मुल्क के इदारों को, और जब भी जो उनके मुंह में आता है पता नहीं कौन सी गीदड़ करना चाहिए, बैन करना चाहिए, इनके खिलाफ इसको पकड़ के जेल में डालें, इसको पता तो चले। मतलब पाकिस्तान की बदनामी कराती फिरती है ये, और हर जगह ये खातून ये कहती हैं कि जी मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे कोई जैसे कोई बहुत बड़े राज है उनके पास, और सोशल मीडिया के शोज में बैठ के वजीर दाखिला को ये कॉल मिला देती हैं। आई मीन किसकी कौन सी कमजोरी है इनके पास? कल इन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा कि मैं तो आराम से पैसे लेके आ गई, मुझे किसने रोकना था? आई अप्रिशिएट FIA जो इनके खिलाफ तहकीकात कर रही है, और हम ये कहते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो मजाक कर रही, नहीं इवन कर भी रही हैं तो उनको इस मजाक की भी कीमत देनी चाहिए। शी हैज नो राइट टू ब्लेम पाकिस्तान एनीवेयर, इंटरनेशनली तो कहीं पे भी नहीं। खैर इस पे भी बात करेंगे। विद दैट मौसम थोड़ा सा सख्त हो रहा है, अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और कोविड से मोहतात रहिए। प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।